हेलो एवरीवन। आज फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो है फिराक गोरखपुरी की कवि परिचय के बारे में। देखिए, मूल नाम रघुपति सहाय है इनका। क्या नाम है? रघुपति सहाय। इनको फिराक नाम से उपाधि मिली है। 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। शिक्षा इनकी रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत की गई थी। बाद में शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुए और स्वराज आंदोलन में 1918 में इन्होंने त्याग पत्र दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष के लिए जेल में गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यापक भी रहे। इनकी प्रमुख सम्मान है गुले नगमा। इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण कृतियों की यदि बात करें तो गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंग शायरी, उर्दू, गजल, गोई इनकी प्रमुख रचनाएं। सन 1983 में इनका निधन हो चुका था। उर्दू शायरी में इन्होंने महारत हासिल की थी। फिराक ने परंपरागत भाव, बोध और शब्द भंडार का उपयोग किया है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो इनके कुछ विलक्षण प्रयोग हैं, जो कि इन्होंने हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठन के साथ किए थे। गांधी जी का प्रभाव इनकी रचनाओं पे देखने को मिलता है। तो इन्होंने उर्दू की शैली में ही आम आदमी और जनसाधारण के लिए रचनाएं लिखी हैं। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य पे इनकी शायरियां हैं। बिंबों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस तरीके से इनकी रचनाएं रही हैं। तो आज हमने फिराक गोरखपुरी के कवि परिचय को पढ़ा है। आज हम यहाँ पे गजल और रुबाइयाँ, गजल हमारे पार्ट में थी नहीं, यहाँ पे हम रुबाइयों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रुबाइयाँ, पहले तो हम ये जानेंगे कि रुबाइयाँ होती क्या है और रुबाइयों से आप क्या समझते हैं। देखिए, रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली मानी जाती है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक अर्थात काफिया मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, आजाद होती है। तो रुबाइयों की परिभाषा पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, रुबाइयों की परिभाषा क्या है, पेपर में पूछ ली जाती है कि रुबाइयां होती क्या है। अब यहीं पे हम वापस आते हैं। रुबाइयां, यहाँ पर कई चीजें बताई गई हैं। एक माँ द्वारा अपने छोटे से बच्चे को किस तरह से निला दुलाकर गोदी में प्यार से पुचकारा जाता है, ठीक है, उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। प्रथम 2 पदों में तो इसका वर्णन किया गया है। तीसरे पद में दिवाली का वर्णन किया गया है। चौथे पद में एक बच्चे की जिद का वर्णन किया गया है कि छोटा बच्चा किस तरह से जिद पकड़ता है। और 5वें पद में रक्षाबंधन का वर्णन किया गया कि रक्षाबंधन के समय किस तरह का माहौल होता है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। तो यहाँ पर एक माँ अपने छोटे से बच्चे को आंगन में लिए, यहाँ पे चांद का टुकड़ा यानी एक माँ के लिए उसका बच्चा चांद के टुकड़े के समान होता है। तो आंगन में माँ अपने बच्चे को लेकर खड़ी है, कभी हाथों में झुलाती है और कभी उसे गोद में भर लेती है। रह रह के हवा में लौका देती है और हवा में कुछ क्षण रुक रुक के उछालती है। लौका देना यानी उछालना। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और जब माँ अपने बच्चे को बीच बीच में उछालती है तो बच्चा जो है खिलखिलाकर क्या करने लगता है, हंसने लगता है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं से कंघी करती है। जब माँ अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है और फिर क्या करती है, निर्मल जल से नहलाकर उसके बालों में कंघी करती है। गेसुओं में कंघी करना, बालों में कंघी करना। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनों में लेकर पहनाती है कपड़े। जब माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों के बीच में लेकर उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े ही प्यार से अपनी माँ का मुख देखता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक दमक, नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दीप।
देखिए दिवाली की जब शाम होती है तो घर को लीपा पोता जाता है, घर को साफ सुथरा किया जाता है। ऐसे में एक माँ का दिल क्या चाहता है कि जब वो दिवाली का सामान लेके आए, दिए लेके आए, खेल खिलौने लेके आए, तो उस समय वो एक छोटा सा खिलौना चीनी मिट्टी का अपने बच्चे के घर के लिए भी लाए, एक दिया लेके आए जो कि उसके छोटे से घरौंदे को जगमगाता नजर आए। तो जैसे एक सुंदर स्त्री के मुंह पे चमक आ जाती है ना, ऐसे ही बच्चों के घरौंदे में भी क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। घरौंदा यानी मिट्टी का घर, वो घरौंदा कहलाता है। अब अगर आगे की बात करें तो आंगन में ठुनक रहा जिद्दाया बालक, इस पंक्ति में बालक की जिद, और जिद किस लिए, चांद को मांगता है बालक। तो बालक आंगन में ठुनक रहा जिद्दाया है बालक, बालक तो हाई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया। तो यहाँ पर एक माँ के द्वारा छोटे बच्चे की जिद को किस तरह से पूरा किया जाता है उसका वर्णन किया गया है। तो देखिए एक माँ तरह तरह से अपने बच्चे को पहलाती है, फुसलाती है और तरह तरह से उसको समझाती है। तो यहाँ पे जब आंगन में बच्चा जिद करने लगता है और चांद पर ललचाता है यानी चांद मांगने लगता है, तो चांद तो पकड़ के लाया नहीं जा सकता। ऐसे में क्या करा जाता है, एक माँ के द्वारा एक शीशे को लाया, शीशे को माँ लेके आती है और शीशे में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है, ठीक है, और बच्चे से कहती है कि देखो चांद उतर के आ गए। तो इस तरह अपने बच्चे की वो नाजायज जिद को भी वो पूरा करती है। रक्षाबंधन की, अब ये वाला जो पद है ये रक्षाबंधन का वर्णन है इसमें, कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा आंगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। देखिए रक्षाबंधन की जब सुबह होती है तो वातावरण बड़ा ही मनोरम हो जाता है, आकाश में काली घटाएं छानी लगती हैं, मनोरम वातावरण होता है, शीतल हवा चलने लगती है। ऐसे में जो दुकानें हैं, दुकानों पे सब तरफ राखियों के गुच्छे लटकते हैं और वो चमकती राखियों के गुच्छे जो हैं वो बिजली के समान लगते हैं, जैसे बिजली कड़कती है ना, ठीक इसी तरह से वो राखियों के जो लच्छे हैं अर्थात गुच्छे हैं वो चमकते हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, और बहन क्या करती हैं, अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती। तो आज हमने रुबाइयां जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ा है फिराक गोरखपुरी के, इसमें रुबाइयों की परिभाषा, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो ध्यान रखिएगा। इसमें जो पंक्तियां हैं उनको उस तरीके से लिखना है और उसी तरीके से लिखकर यहाँ पर प्रस्तुत करना है। इनका क्रम ऐसा कैसे होना चाहिए, कई बार रुबाइयों का सारांश पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि माँ अपने बच्चे को किस तरह से तैयार करती है, और कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें किन दो त्योहारों का वर्णन किया गया है, तो दिवाली और रक्षाबंधन। तो इसके साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।